यस प्यारे स्टूडेंट्स, अब आज आपको हम 9th क्लास एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इतिहास का यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये चैप्टर बहुत लंबा है और 9th क्लास में बहुत ज़्यादा नंबर का, सबसे ज़्यादा नंबर का इतिहास में इसी में से काम आता है। सेकंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा दिया है, सेकंड चैप्टर की 2-3 वीडियो बनेगी, वो आपको मैं अच्छी तरह से 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कराऊंगा। यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। देखिए, यूरोप में समाजवाद हम अलग से पढ़ेंगे और रूसी क्रांति ये हम अलग से पढ़ेंगे। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति जो 1905 वाली है, ये 1917 तक या 1928 तक चलती है, वो अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए, यूरोप में समाजवाद यानी जो यूरोप में समाजवाद आया है, हम सामाजिक परिवर्तन का युग भी कह सकते हैं। यानी समाज के अंदर जो परिवर्तन हुआ हम उसको भी युग कह सकते हैं, या यूरोप में समाजवाद क्या था हम इसको भी कह सकते हैं। उस समय 3 तरह के मत प्रचलित थे यूरोप के अंदर, 3 तरह के प्रचलित थे। सामाजिक परिवर्तन का जो युग था उसके में 3 तरह के मत प्रचलित हुए, यानी जो प्रचलित थे। नंबर 1 था देखिए उदारवादी। देखिए, भारत के अंदर भी हम 1800 यानी 1947 तक का युग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उदारवादी और उग्रवादी 2 दल बने थे। भाई उदारवादी कौन से थे, उग्रवादी कौन से थे? उदारवादी जो नरम दल के थे, उदारवादी जो मांग पत्रों के द्वारा या गठन करके कुछ ऐसा काम करते थे, तो वो उदारवादी कहलाते थे। उग्रवादी जो छीनने में विश्वास रखते थे, मैंने बोला ऐसे भी आपको करवाया है, तो उदारवादी भी होते हैं। यानी सभी नंबर 1 उनके क्या मत थे? सभी धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी जितने भी धर्म है, यानी कितने भी प्रकार के लोग हो वहां पर, और जितने भी उनके धर्म है उनको सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए उदारवादी के अंदर, ठीक है। नंबर 2, सरकार को किसी का भी अधिकार छीनने का अधिकार नहीं था। जो उस समय जो जार का जो शासक थे, जार, उस जार को जो शासक था उसको कहा था कि सरकार, उनकी जो सरकार थी उसको किसी भी प्रकार का अधिकार छीनने का अधिकार नहीं था। यानी किसी भी नागरिक का वह किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं छीन सकता था। सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के गठन पर जोर दिया गया। यानी ऐसी न्यायपालिका का गठन किया जाए जो निष्पक्ष निर्णय कर सके। यानी सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के गठन पर जोर दिया गया। उनका काम था कि हम एक ऐसी न्यायपालिका का गठन करें जो बिल्कुल न्याय संगत तरीके से सभी का न्याय करे। नंबर 4 है लोकतंत्रवादी नहीं थे, वयस्क मताधिकार के पक्ष में। जो वयस्क मताधिकार, जो 18 वर्ष के व्यक्ति थे, ठीक है, उनके पक्ष में लोकतंत्रवादी बिल्कुल भी नहीं थे। उनका मत था कि जैसे अमीर लोग हैं या कोई और है वो ही इस मताधिकार का प्रयोग कर सकें, और आम जो जनता है वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सके, वो इसके पक्ष में नहीं थे। अब आता है जिसका फर्स्ट था उदारवादी। दूसरा है रेडिकल समूह। उसके अंदर कुल 3 तरह के मत थे, जिसमें दूसरा नाम आता है रेडिकल समूह। ये इसके विपरीत थे, ये इसके विपरीत थे, उदारवादियों के बिल्कुल विपरीत। जैसे हम कह देते हैं ना, जो 1905 में जो दल बने थे लाले, उधर 1907 में, ठीक है, 1907 में जो दल बने थे भारत के अंदर, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी तो ये हो गए, उग्रवादी रेडिकल समूह हो गया एक किस्म का। बहुमत के आधार पर सरकार, इन्होंने कहा कि जो सरकार का निर्माण होना वो बहुमत के आधार पर हो। यानी जो बहुमत यदि किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, यदि वो बहुमत बनाती है तो उसी के आधार पर सरकार का गठन हो। जैसे भारत में प्रचलित है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो उसी की सरकार बनाती है। दूसरा पॉइंट था जब महिलाओं के मताधिकार पर जोर दिया। पहले देखो, पुरुष जो थे ना वही मताधिकार का प्रयोग करते थे, महिलाएं इसमें वैसे मताधिकार में नहीं आती थी। इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, महिलाएं भी अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। नंबर 3 था जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों के विशेषाधिकार का विरोध किया। यानी कि पहले जो जमींदार और संपन्न उद्योगपति थे वही अपने मत का प्रयोग कर सकते थे। मैंने बताया था ना, जो अमीर लोग जिसे बोल देते हैं, जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को ही अपने वोट का अधिकार प्राप्त था। आम पब्लिक यानी आम जनता, वो अपने वोट का अधिकार, उसे वोट देने का कोई हक नहीं था। लेकिन जो रेडिकल समूह है उन्होंने कहा कि जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को विशेषाधिकार का विरोध, उन्होंने इसका विरोध किया, कहा सभी नागरिक इसमें भाग लेने चाहिए। अब आता है रूढ़िवाद। तीसरी प्रकार का होता है रूढ़िवाद।
ये कुछ परिवर्तन आवश्यक माने गए। इन्होंने जो जैसे रेडिकल समूह है या उदारवादी समूह है, इन्होंने कहा कि इनके अंदर जो कुछ परिवर्तन है ना, ये तो अवश्य है, यानी इनको उन्होंने इन कुछ परिवर्तनों को इन्होंने मान लिया। ठीक है, अतीत को स्वीकार करते हुए परिवर्तन धीमी गति से हो। इन्होंने कहा कि अतीत जो परिवर्तन, जो वर्तमान जो युग चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए और जो इन दोनों ने जो अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन हो रहा है इसको धीमी गति से होने दें, यानी इसको जो काम चल रहा है इसको धीमी गति से आगे बढ़ने दें। अब आगे आता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन क्या था? देखिए, नए शहरों का विकास हो रहा था, यानी कि उस समय नए नए शहरों का विकास हो रहा था। धीरे धीरे उद्योगों के कारण औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, उद्योगों के कारण नए नए शहरों का विकास हो रहा था, क्योंकि उद्योग वहीं पर विकसित होंगे जहां पर शहर होंगे, और वहां पर पब्लिक ऑटोमेटिक, जनता ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर उनको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मिलेगा तो वहां पर एकदम से ही पब्लिक ज्यादा बढ़ जाएगी और एक शहर का रूप धारण कर लेगी। नंबर 2, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा था, यानी कि औद्योगिक जो क्षेत्र थे वहां पर और ज्यादा उद्योग स्थापित हो रहे थे, और एक औद्योगिक एरिया हम जिसे बोल देते हैं, तो औद्योगिक एरिया विकसित हो रहा था। बेरोजगारी बढ़ गई, इसके कारण क्या हो गया? बेरोजगारी, जैसे शहरों में लोग चले गए, धीरे धीरे चले गए, लेकिन उद्योग सभी को तो नौकरी नहीं दे सकता था, जिसके कारण क्या हो गया? बेरोजगारी को बढ़ गया। मजदूर बहुत कम थे, यानी कि मजदूर बहुत ही ज्यादा कम थे, उस समय मजदूरों की कमी थी। औद्योगिक वस्तुओं में कमी आई, जो औद्योगिक जो वस्तुएं थी, उद्योग जो वस्तुएं बना रहे थे, मजदूरों की कमी के कारण उनमें जो उनकी उत्पन्न क्षमता थी, यानी जो वस्तुएं बनाने की मजदूरों के अंदर क्षमता थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा कमी आ गई, क्योंकि मजदूरों की कमी हो गई, जिससे उन्हें कमी आ गई। मजदूर और कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादियों के संपर्क में आ गए, यानी कि इनके अंदर बेरोजगारी का बढ़ना, मजदूर बहुमत कम थे, मजदूरों का कम होना, औद्योगिक वस्तुओं में कमी आना, ये सिर्फ किसके कारण था? क्योंकि ये सभी उदारवादियों के संपर्क में आ गए थे। यानी कि जो गरीब लोग थे, क्यों मजदूर गरीबी लोग होते हैं, तो वे क्या थे? यानी मजदूरों, बेरोजगारी का बढ़ना, मजदूर कम होना, औद्योगिक वस्तुओं में कमी आना, इनका मेन कारण क्या था? ये सभी उदारवादियों के संपर्क में आ गए थे। इसका मेन कारण यह था। क्रांति के द्वारा 1815 में एक ऐसी राष्ट्र की कल्पना की गई जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। यानी इस क्रांति के समय 1815 में एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई, यानी ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, यानी कि जो भी भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं उनको समान अधिकारों की प्राप्ति हो। एक ऐसे समाज की कल्पना 1815 में की गई थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, अब हम आगे देखते हैं यूरोप में समाजवाद का आना, यानी कि हमने पीछे वो देखा, अब देखते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में अंदर समाजवाद का आगमन कैसे हुआ? देखिए, कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में समाजवाद का आगमन हुआ, यानी 18वीं शताब्दी तक तो पहले चलता रहा, अलग अलग पार्टी बनी, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी रेडाल पार्टी थी, ठीक है, वो पार्टी वहां बनी थी जिसके 3 मत थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में यूरोप में समाजवाद का आगमन हुआ। यूरोप में समाजवाद का हम कह देते हैं कि आगमन कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हुआ। इसके आगमन से क्या हुआ? निजी संपत्ति के विरोधी थे और संपत्ति पर समाज का नियंत्रण। उनका ये कहना था कि जिनके पास ज्यादा धन है, जिनके पास निजी संपत्ति है, उन्होंने आते ही इसका विरोध किया और संपत्ति पर उसकी संपत्ति पर समान से सबका अधिकार हो। इससे क्या कारण हुआ? जब देखिए निजी संपत्ति के विरोधी थे, जब यह बात गरीब आदमी के यानी गरीब तबके के लोगों को यह बात जब पता चलती है, भाई उन्होंने आते ही ये कहा है कि निजी संपत्ति का उन्होंने विरोध किया और उनकी संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए, तो जो गरीब तबके के लोग थे वो इसके साथ जुड़ गए, यानी कि इसके साथ धीरे धीरे जुड़ते रहे। समाजवादी सामूहिक उद्यम विश्वास रखते थे, यानी वे समाजवादी सभी के अंदर विश्वास रखते थे, सभी के लोगों के अंदर अपना अपना विश्वास रखते थे।
कोऑपरेटिव उद्योगों की प्रधानता दी जाने लगी। जैसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, इसी तरह कोऑपरेटिव उद्योगों को प्रधानता दी जाने लगी, जो सर्व यानी सभी के लिए उद्योग स्थापित थे, जिनके अंदर सभी प्रकार के लोग नौकरियां कर सकते थे। अगला है रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में नया समन्वय नामक समुदाय का गठन किया। इंडियाना में रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में नया समन्वय नामक समुदाय का गठन किया। यूरोप में समाजवाद का नया, यानी 19वीं शताब्दी में रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में नया समन्वय नामक समुदाय का गठन किया। अब देखिए उसके बाद भी क्या हुआ। कार्ल मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्ल मार्क्स ने सर्वाहारा वर्ग की संकल्पना की। सर्वाहारा, देखिए सर्वाहारा हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। देख तो एक तो मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। सर्वाहारी जिसमें सभी आते हैं, यानी कि कार्ल मार्क्स ने सर्वाहारी वर्ग की संकल्पना की, यानी कि जिसके अंदर सभी तबके के लोग आए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंच नीच हो, को कुछ नहीं देखा। उसने सभी वर्गों की तरफ ध्यान दिया और संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अंदर उसने अपनी पार्टी का नाम रखा कम्युनिस्ट समाज का विचार, यानी कम्युनिस्ट पार्टी भी आएगी अभी, कम्युनिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स। और समाजवाद के लिए समर्थन, अगला पॉइंट आता है हमारा समाजवाद के लिए समर्थन। 1970 तक, पहला पॉइंट है 1970 तक द्वितीय इंटरनेशनल संस्था का गठन कर दिया गया। 1970 तक द्वितीय इंटरनेशनल संस्था का गठन कर दिया गया और गठन कर कोष का गठन कर दिया गया। कोष में नहीं होता है धन। इंटरनेशनल संस्था का गठन कर दिया गया और एक ऐसे कोष बना दिया गया जिसके अंदर लोग दान भी दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, जिसके अंदर राजकोष इकट्ठा होता था, ठीक है। अब देखिए काम के लिए घंटों में कमी। पहले वाले मजदूरों को 8-8 घंटे काम करना पड़ता था, या 10 घंटे काम करना पड़ता था, 12 घंटे भी काम करना पड़ता था, 16 घंटे भी काम करना पड़ता था। लेकिन जब ये आया समाजवाद के लिए समझ, ये पार्टी बनी कम्युनिस्ट पार्टी, तब क्या गया, काम के घंटों में कमी आ गई। जो मजदूर थे ना, वेतन तो उतना ही मिलता था, लेकिन उसके अंदर जो काम करने की जो घंटे निर्धारित थे उनमें कमी कर दी गई, जिससे जो मजदूर थे वो भी इस पार्टी के साथ जुड़ गए। उसके बाद है मताधिकार के लिए आंदोलन। पहले मैंने कहा था भाई सामंत या उच्च जाति के लोग ही या अमीर लोग ही अपना मत का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि आम पब्लिक और महिलाएं हो, जो कोई हो, वो हर व्यक्ति अपने वोट का अधिकार था, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, जिससे गरीब तबके के लोग इसके साथ जुड़ गए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। कार्ल मार्क्स ने जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का इसने गठन किया, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी भी बोल देते हैं। 1905 में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी का गठन किया। अब देखिए एक नई पार्टी बनी 1905 में। ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन, दोनों मिलकर ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने आंदोलन किया हुआ था, उन्होंने लेबर पार्टी का गठन कर दिया। 1905 में ब्रिटेन ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी यानी मजदूरों की पार्टी का गठन कर दिया। अब आते 1914 तक समाजवादी पार्टी कहीं भी सरकार नहीं बना पाई। ये देखिए 1900 में सरकार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, 1900 में समाजवाद का आगमन हुआ था, लेकिन 1900 से लेकर 1914 तक इस पार्टी ने कहीं भी अपनी सरकार नहीं बना पाया है, यानी सरकार के अंदर ये नहीं आया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है अलग से, वो हम अभी करवा रहे हैं। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये सभी देखें। इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उसके अंदर हम अलग पार्टी का बात करते हैं। यस, अब देखिए फरवरी 1900, अब हम रूसी क्रांति करते हैं। रूसी क्रांति जो हमने पहले यूरोप में समाजवाद पढ़ा, अब आते हैं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें से बहुत से पर्सन रूसी क्रांति में से आते हैं। फरवरी 1919 में राजशाही व्यवस्था का अंत हुआ और समाजवाद का उदय हुआ। यानी कि फरवरी 1919 में पहली राजशाही व्यवस्था थी। मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट पार्टी है या और कोई पार्टी है, राजशाही का अंत हुआ और समाजवाद का उदय हुआ। 1914 में रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। यह एक निरंकुश शासक था। 1914 में रूस में जो जार निकोलस द्वितीय, हम द्वितीय बोलते हैं इसको,
जार निकोलस द्वितीय का शासन था और यह एक निरंकुशवादी शासक था, इसको शासन सही नहीं करना आता था। ठीक है, कहते हैं कि इसकी 2 पत्नियां थी और 2 पत्नियों के कहने पर ही ये शासन चलाता था। ठीक है, और मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। ठीक है, और कहते हैं कि जब इसका अंत हुआ तो इसके जो सैनिक थे उन्होंने भी इसका कहना नहीं माना था, गोली चलाने से इनकार कर दिया था और इसका अंत हुआ। ये भी आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ था और इसमें भारत ने भी भाग लिया था। क्यों, भारत ने कैसे भाग लिया, अब देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र थे फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। 3 राष्ट्र थे मित्र। इंग्लैंड पर जो था अंग्रेज, भारत के ऊपर इंग्लैंड का राज था और इंग्लैंड ने भारत को प्रथम विश्व युद्ध में झोंका था। यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हमने इंग्लैंड ने भारत को झोंका था। यानी भारत इंग्लैंड के सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ लड़ा। यानी भारत किसकी तरफ से लड़ा था, मित्र राष्ट्र की तरफ से। एक तो ये दो केंद्रीय शक्तियां बनी, एक तो मित्र राष्ट्र बना के साथ दूसरी आई केंद्रीय शक्तियां। एक तो मित्र राष्ट्र बन गए और दूसरी थी केंद्रीय शक्तियां, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, ये थी केंद्र शक्तियां। कहते हैं कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये तो 3 ही रह गए थे, लेकिन केंद्रीय शक्तियों के साथ कुछ देश और भी आगे थे। केंद्रीय शक्तियों के साथ कुछ देश और भी आगे थे और 1918 में केंद्रीय शक्तियां विजयी रही थी। केंद्रीय शक्तियां ये इस युद्ध को जीतने में विजयी रही थी। फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को हार का सामना करना पड़ा था। ये केंद्रीय शक्तियां जीत गई थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्योंकि इसके साथ कई देश और आगे थे, जिसके कारण इनकी जो शक्तियां थी वो बढ़ गई और जिसके कारण फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय शक्तियां मित्र राष्ट्र के खिलाफ थी, इनके विरुद्ध थी। और प्रथम विश्व युद्ध देखिए 1914 से 1918 तक चला। 1918 में केंद्रीय शक्तियां विजयी रही थी। अब देखिए अर्थव्यवस्था और समाज। जैसे अर्थव्यवस्था अब है हमारी, अब लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन है। ठीक है, लेकिन उस समय की हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी रूस की, और उसमें समाज कैसा था। देखिए औद्योगिक रूप से रूस पिछड़ा हुआ था। क्यों, देखिए औद्योगिक रूप से रूस पिछड़ा हुआ क्यों था, क्योंकि वहां पर 15% या 10% के रेमन के उद्योग थे। ठीक है, और देखिए इसका कारण क्या था, 85% जनता कृषि पर आधारित थी। अब देखिए गेला 15% ही बची। ठीक है, जिसमें नौकरियां भी आ जाती थी। जो नौकरी करते थे, जो सैनिक थे या और थे, जो उद्योगों पर काम करते थे, तो उद्योग तो वैसे ही पिछड़ा हुआ होगा। क्योंकि जहां पर जनता, यानी कि हम 40% लगा देते हैं, 60% बच गई, तो 60% में नौकरी वाले भी आएंगे और वहां पर उद्योग बहुत ज्यादा विकसित होगा। यहाँ पर उद्योगों का विकसित होने का कारण क्या था, पिछड़ा हुआ होने के कारण, क्योंकि वहां पर 85% जनसंख्या किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। ठीक है, फैक्ट्रियां उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, जैसे सामंत थे, राजशाही थे, ठीक है, वो उनकी निजी संपत्ति थी, उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि इनको शासकवाद था उस टाइम। अब देखिए अगला मेरा टॉपिक आता है सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। यानी सामाजिक स्तर पर मजदूरों को बटा हुआ था। जैसे ग्रामीण लोग, ग्रामीण एरिया के जो मजदूर जाते थे उनके लिए अलग क्वार्टर होते थे। ठीक है, वो वहीं पर रहते थे। शहरों के जो मजदूर आते थे उनके लिए अलग क्वार्टर होते थे, वे वहीं पर रहते थे। यानी समाज के अंदर ग्रामीण और शहर जो क्षेत्र थे, इनके जो मजदूर थे आपस में बटे हुए थे, वो इकट्ठे नहीं होते थे। ठीक है, अब देखिए आगे, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। ठीक है, जो महिलाएं थी उस समय जो काम करती थी वो पुरुषों के बराबर ही काम करती थी। यानी पुरुष एक 5 घंटे काम करता था तो महिलाएं भी 5 घंटे काम करती थी, लेकिन पुरुष को उस काम का वेतन ज्यादा मिलता था और महिलाओं को उस काम का कम वेतन मिलता था। यह भेदभाव था उस टाइम। विशाल संपत्तियों पर सामंतों राजशाही का कब्जा था। यानी विशाल संपत्तियां, बहुत बड़े बड़े जो संपत्ति थी, जो धन थे, उन पर सामंतों और राजशाही का कब्जा था। यानी उसके ऊपर सामंतों का कब्जा था और राजशाही का कब्जा था। विशाल जो बड़ी बड़ी संपत्तियां थी उन पर सामंतों और राजशाही का कब्जा होता था। देखिए रूस में समाजवाद, जिस तरह यूरोप में समाजवाद था उसी तरह रूस में समाजवाद का क्या कारण था। ठीक है, 1914 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी घोषित कर दी। देखिए रूस में समाजवाद का क्या परिणाम निकला।
यानी कि 1914 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टियां पहले उत्पन्न हो चुकी थी, जिनका उदय हो चुका था, उनको गैर कानून घोषित कर दिया गया, यानी उनकी मान्यता रद्द कर दी गई। ठीक है। नंबर 2, कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा वाली, यानी कार्ल मार्क्स ने विचारधारा वाली 1898 में स्थापित इस रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी कार्ल मार्क्स ने 1898 में जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया था, उसकी भी मान्यता खत्म कर दी गई। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी क्रांतिकारी पार्टी थी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी थी, और कार्ल मार्क्स की रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी। इनको दोनों को भी अवैध घोषित कर दिया, यानी इनकी भी मान्यता रद्द कर दी गई। अब आता है इसके बाद लेनिन का उदय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लेनिन, ठीक है, और इसके रूसी की क्रांति में इसका बड़ा योगदान है लेनिन का। देखिए कैसे है। लेनिन और समाजवादी आंदोलन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, जिसमें एक गर्म दल और एक नरम दल का उदय हुआ था। इसी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी दो भागों में विभाजित हो गई। ठीक है। एक था बोल्शेविक, लेनिन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया, और राजशाही जो था उसको अनुशासित रहने का निर्देश दे दिया। जो राजा थे ना, राजशाही जो कानून करते थे, उनको कहा कि आप अनुशासन में रहिए, अनुशासन के विरुद्ध आप कोई भी काम नहीं कर सकते। उनको अनुशासित में रहने का निर्देश दे दिया गया लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने। दूसरा था मेन्शेविक पार्टी में, इनका क्या कहना था, पार्टी में सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए। यानी कि बोल्शेविक लेनिन था ना, वो एक उग्र नेता था। ठीक है। उन्होंने आते ही कहा कि अनुशासन में रहिए। क्यों? जैसे उग्र जो कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर बनी थी 1907 में, दो भागों में बट गई थी। ठीक है, एक गर्म दल एक नरम दल। तो लेनिन एक सोच लिए गर्म दल था। उन्होंने क्या कहा कि राजशाही को अनुशासन में रहने की आज्ञा दे दी कि आप अनुशासन से बाहर कोई काम नहीं कर सकते। और मेन्शेविक यानी कि नरम दल थे। पार्टी में सभी सदस्यता मिलनी चाहिए, यानी पार्टी में जो भी कैंडिडेट है उनको सदस्यता पार्टी की मिलनी चाहिए। ठीक है। 1905 की ईस्वी की क्रांति, यानी 1905 की जो ईस्वी की जो क्रांति थी, उसका क्या कारण था। 20वीं सदी तक रूस में निरंकुश राजशाही थी और वह राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं थी। एक तो ये कारण था 1905 ईस्वी की क्रांति का, यानी 20वीं सदी तक रूस में निरंकुश जार निकोलस द्वितीय का शासक था और वह राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं आती थी। जो राष्ट्र के अंदर संसद था ना, जिस संसद बना हुआ था उसके अधीन नहीं आती थी, वो एक अलग से थी। सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों ने कृषकों के साथ मिलकर संविधान की मांग की, यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, और समाजवादी क्रांतिकारियों ने दोनों ने मिलकर क्या कहा, कृषकों के साथ मिलकर संविधान की मांग की। क्योंकि उस टाइम कृषक बहुत थे, 85% पर कृषि की जाती थी, तो कृषक ज्यादा थे। तो उन्होंने सोचा भी हम डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी और समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, इन्होंने सोचा कि हम तो थोड़े हैं, इसलिए क्या कहा, सोचा उन्होंने कृषकों को साथ मिला लिया। क्योंकि उस समय 85% जनसंख्या कृषक थी, तो कृषकों की संख्या ज्यादा थी, इनका बहुमत था। इनको साथ मिलकर उन्होंने संविधान की मांग कर दी, ये एक संविधान होना चाहिए। 1904 तक सभी मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई थी, यानी पिछड़ गए थे सभी मजदूर, तभी तो 1905 की क्रांति हुई। 1904 तक सभी मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई थी, यानी कि सभी भूखमरी के कगार पर आ गए थे, सभी लोग भूखे मरने के हो गए थे, दयनीय बिल्कुल खत्म हो गई थी। तब 1905 की क्रांति हुई। वेतन में 20% तक की कटौती, यानी मजदूरों के वेतन में 20% तक की कटौती कर दी गई, यानी उनकी मजदूरी कम कर दी गई, और कीमत जो थी उनमें वृद्धि कर दी गई। जो बाजार में वस्तुएं थी और कुछ चीज थी उनमें तो वृद्धि कर दी गई और उनकी कीमत बढ़ा दी गई, और मजदूरों की जो वेतन था उनमें 20% तक की कटौती कर दी गई। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।